पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है? रिलेशन के बारे में पढ़ा है। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन है। देखो, फंक्शन जो है वो इतना कमाल का चीज है, इसके बिना तुम्हारा कैलकुलस या मैथ्स के और भी बहुत सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। डोमेन रेंज निकालना ही नहीं, ग्राफ बनाने में भी फंक्शंस की हमको जरूरत पड़ती है। तो फंक्शंस जो है वो क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप है ये किसका? रिलेशंस का। तो जिस बच्चे को रिलेशन नहीं पता उसको फंक्शन नहीं पता। कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो कोई कैटेगरी पास करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, तब वो फंक्शन बन जाते हैं। कहने का मतलब सारे फंक्शन रिलेशन तो होंगे, बट सारे रिलेशन फंक्शन होंगे जरूरी नहीं है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है कि कोई रिलेशन फंक्शन बन जाता है, वो पहले हम एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, फिर हम उसके बाद इसकी डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर चीजें करेंगे। रिलेशन में ऐसे गोले हम बनाते थे। ए टू बी रिलेशन है। ए में मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें है ए बी सी। देखो, 1 का रिलेशन है ए के साथ, मतलब कहने का कि जो रिलेशन हम बना रहे हैं ए टू बी, तो आर को कैसे डिफाइन किया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन मान लो बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, ऐसा है मान लो। इसको रिलेशन बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। 1 की मैपिंग ए के साथ हुई है, 2 की मैपिंग बी के साथ हुई है, और 3 की मैपिंग बी के साथ, सी के साथ हुई है। तो ए बी सी तीनों की तो मैपिंग है, तीनों का रिलेशन है, लेकिन 4 यहां पे मिसिंग है। 4 का कोई रिलेशन नहीं है बी के किसी भी एलिमेंट के साथ, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मैं रीजन भी लिख देता हूं। 4 इज नॉट हैविंग एनी इमेज इन सेट बी। 4 का कोई भी इमेज नहीं है, इमेज प्री इमेज ये सब पता है ना। 1 का इमेज ए है, ए का प्री इमेज 1 है। डोमेन क्या है इसका? 1 2 3। और को डोमेन क्या है? 1 2 3 4। डोमेन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट मेंबर। तो 1 2 3 डोमेन है। 1 2 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, को डोमेन क्या होता है बताओ जरा? को डोमेन लास्ट टाइम बताया था, एंटायर सेट बी ना। हाँ, तो को डोमेन में गलत बोल गया। को डोमेन ए बी सी है और रेंज भी ए बी सी है। तो 4 is not having any image in set B, so this relation is not a function. It is not a function. तो पहली बात ये मालूम चली कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। रिलेशन तो है ये ए टू बी, बट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए में एक एलिमेंट बचा हुआ है जिसका कोई भी इमेज बी में नहीं है। पहली चीज, इन्हीं सारे पॉइंट्स के थ्रू हम डेफिनेशन बना लेंगे। दूसरा एग्जांपल, सेट ए और बी, रिलेशन ए टू बी। यही एग्जांपल है 1 2 3 4 ए बी सी। 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है, और 4 का रिलेशन किसके साथ है? अच्छा चलो थोड़ा सा मान लो डी है। 4 का रिलेशन डी के साथ है और 1 का रिलेशन बी के साथ भी है। यहां पे क्या है? सेट ए का, सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट है, एक या उससे अधिक ऐसे एलिमेंट्स अगर हो जाएं जिनका 2 इमेज हो सेट बी में, तो ये भी फंक्शन नहीं है। 1 is having more than one image, more than one image in set B. सेट ए का एक एलिमेंट 1 है जिसका मोर देन 1 इमेज है सेट बी, इट इज नॉट अ फंक्शन। दो चीजें मालूम चली। पहली चीज क्या? सेट ए में कोई बचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, सारा यूज हो जाए लेकिन ऐसा ना हो जाए कि एक एलिमेंट का 2 इमेज हो, ठीक है, तो भी फंक्शन नहीं है। तीसरी बात, मेनली यही दोनों चीजें अगर कोई भी रिलेशन फुलफिल कर ले तो वो फंक्शन बन जाता है। एक तीसरी बात जो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या ये फंक्शन होता है नहीं होता है। मान लो 1 2 3
और यहां पे है ए बी सी डी ई। 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 3 का डी के, सॉरी सॉरी, अगर सेट बी में कुछ बच जाए, सेट बी में कुछ बच जाए, तो क्या ये फंक्शन होगा? सेट बी में कुछ बच जाए तो क्या ये फंक्शन होगा? तो ये होगा। सेट बी में कुछ बच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ऐसा हो जाए, यहां पे देखो क्या था, मैं उसी का कुछ दूसरा वर्जन बनाता हूं। यहां पे 1 का ए के साथ भी था और बी के साथ भी है। यहां पे 1 का मैं कुछ एलिमेंट्स मिटाता हूं पहले इसमें। कहने का मतलब ये है कि बी में कुछ बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, बी में बच सकता है। और इस वाले को मैं 3 का भी बी के साथ बनाता हूं। ये बताओ क्या लगता है, ये होगा फंक्शन? ये यस सर। फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। तो 3 चीजें मालूम चली, एक्चुअली 4 चीजें मालूम चली। पहली चीज क्या है, ए में सारे एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ होना चाहिए, पहली चीज। ए के कोई भी एलिमेंट, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके दो रिलेशन हो बी के साथ, दो मतलब अलग अलग रिलेशंस हो, ठीक है। तीसरी बात, बी में कोई एलिमेंट अगर बच जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वो फंक्शन है। चौथी बात, ए के दो एलिमेंट्स का बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। अब जरा इसको सम किया जाए, एक डेफिनेशन बनाई जाए। डेफिनेशन में क्या कहेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन तो है ही ये, एनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called a function if every element मतलब कोई बच ना जाए, every element of set A have unique image, unique मतलब एक ही, unique image in set B। क्या कह रहा है, every relation, sorry, any relation from set A to B is called a function if every element of set A, every element मतलब सारे एलिमेंट, कोई बचना नहीं चाहिए, हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो यही दोनों चीजों, फर्स्ट और सेकंड को मिला के रिलेशन की और फंक्शन की डेफिनेशन बनाई गई है, ठीक। ध्यान से सुन लो क्या क्या नहीं होना चाहिए। ए में कोई बचना नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ए का कोई भी एलिमेंट उसका दो रिलेशन ना हो, दो इमेज ना हो, ये दोनों नहीं होने चाहिए। और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो थर्ड और फोर्थ हो सकता है। थर्ड मतलब ये वाला और फोर्थ मतलब ये वाला। ये मान लो, सॉरी, ये मान लो बी है, तो ए है 1 2 3, ये मान लो ए बी सी डी है। 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 3 का मान लो डी के साथ। सी बच गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट इज अ फंक्शन, ठीक। तो ये दो चीजें फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। तो इसको कॉपी करोगे जल्दी से। सर नोट्स में है। अब ना हमें कुछ फंक्शंस के ग्राफ सीखने हैं, ग्राफ के साथ साथ डोमेन और रेंज भी निकालते चलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारा काम करना है हमको आज। तो नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस, ग्राफ्स, मतलब फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, देयर डोमेन एंड रेंज। चारों एक एक साथ निकालेंगे, ठीक है। इनको अलग अलग करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। फंक्शंस के ग्राफ, उनकी इक्वेशन, डोमेन, रेंज और पीरियड अगर पॉसिबल है तो पीरियड देख लेंगे जब आएगा। तो पहला फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे।
आइडेंटिटी फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसमें डोमेन और रेंज सेम होते हैं, एक्स की वैल्यू जो है वही वाई की वैल्यू भी है। जैसे मान लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स को हम ग्राफ बनाने के लिए वाई से इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा? वाई इक्वल टू एक्स की लाइन सबको पता है, ये वाई डैश है, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अब इसमें देखो एक्स और वाई की वैल्यूज पे क्या क्या लिमिटेशन है। जैसे y इक्वल टू एक्स है या एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो अगर किसी ने डोमेन बोला है तो हम x की वैल्यूज पे चेक करेंगे, x की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे हम ले सकते हैं। और अगर रेंज की बात करनी है आर एफ, आर सफिक्स में एफ, तो कहने का मतलब x की उन वैल्यूज पे जो डोमेन में है उन पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी y की, तो वो रेंज कहलाएंगे। तो अभी हमारे पास x पे कोई लिमिटेशन नहीं है, x पे कोई लिमिटेशन नहीं है, x माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर, या तो ऐसे लिख लो या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोनों ओपन इंटरवल। और रेंज भी देखो, रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे कौन सा होगा, वाई एक्सिस पे कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं है। तो रेंज भी इसका रियल नंबर होगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, दो चीजें बताता हूं। वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये डोमेन और रेंज निकालने का एक टेक्निक है। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक फंक्शन बनाता हूं y इक्वल टू 1/x-1, ये फंक्शन है y इक्वल टू 1/x-1। इसका हमको डोमेन और रेंज निकालना है। ग्राफ इसका जैसा भी बने, क्या है, देखो इसका अगर हम डोमेन निकालना चाहते हैं तो x की वो वैल्यू जो इसमें हम नहीं डाल सकते हैं, यानी कि y की वैल्यू कौन से x पे नहीं निकलेगी, x की क्या वैल्यू हम नहीं डाल सकते। तो देखो x-1 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन फंक्शन, वो सारी रियल नंबर्स लेगा, सारे रियल नंबर लेगा एक्सेप्ट 1। यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे y इक्वल टू 1/x-1 का ग्राफ अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा, कोई बताएगा मुझे? y इक्वल टू 1/x-1 का ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x-1 इंटू वाई इक्वल टू 1 है। कैसा बनेगा ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होता है। तो इस वाले का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा। अब कैसे बनेगा देखो, तो अगर हम x को 1 पुट करें, x को 1 पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। वैसे x को 1 पुट नहीं कर सकते। x को अगर हम 2 पुट करें तो y कितना आ रहा है, 2 माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1, वाई की वैल्यू 1 आ रही है, तो x2 तो y1। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, तो इसका ग्राफ मान लिया कुछ ऐसा बनेगा, एक्स वाई इक्वल टू 1, कुछ ऐसा ही बनेगा। अब क्या है, हमें मालूम करना है कि x इक्वल टू 1 इसका डोमेन है कि नहीं। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये वाली जो कर्व होगा ऐसे कुछ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर कहीं टच कर ले या कट कर ले तो वो जो x है वो डोमेन का पार्ट है। ओके, x इक्वल टू 1 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को टच कर लिया, कट कर लिया, जैसे मान लो कुछ ऐसा बन जाए, ये इस तरीके से है, x इक्वल टू 1 पे लाइन ड्रॉ किया तो इसने ग्राफ को कट कर लिया, मतलब उस पॉइंट पे हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा कुछ ना कुछ, 5 के जैसा कुछ मिल जाएगा। तो 1 अगर डोमेन है तो वहां पे रेंज 5 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू मिल रही है x इक्वल टू 1 पे। इस वाले में हमको x1 पुट करेंगे तो y नहीं मिलेगा, तो कहने का मतलब x1 डोमेन नहीं है। तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके हम डोमेन का पता लगा सकते हैं। अब देखो,
ये मान लो ग्राफ है हमारा, एक पैराबोला है। अब हमें पता लगाना है कि y इक्वल टू 5 इसका रेंज है कि नहीं। तो y इक्वल टू 5 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को कट कर लिया, मतलब y इक्वल टू 5 की लाइन है ये वाली। अब इस लाइन ने अगर ग्राफ को कट कर लिया, यहाँ पे और यहाँ पे कट कर लिया, तो कहने का मतलब उस पॉइंट पे हमको x की वैल्यू मिल रही होगी दोनों पॉइंट्स पे। तो ये वाली लाइन अगर ग्राफ को कट कर लेती है तो y इक्वल टू 5 रेंज का पार्ट है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम डोमेन का पता लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम रेंज का पता लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस में ये दो टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक वर्ड में हम आंसर बता सकते हैं, अगर ग्राफ दिया है तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के ये बता सकते हैं कि ये पॉइंट सॉल्यूशन में जो है वो डोमेन और रेंज का पार्ट है कि नहीं। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन बनाया उसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, रेंज क्या है, रियल नंबर, और ये उसका ग्राफ है। कॉपी करो जल्दी से। तो नेक्स्ट, ये था फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 2, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जैसा कि नाम ही क्लियर कर रहा है, एफ एक्स इक्वल टू सी। सी कोई भी कांस्टेंट है, जीरो भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 5, तो ये बहुत ही सिंपल है। y इक्वल टू 5 की लाइन कैसी बनती है, एफ एक्स मतलब y इक्वल टू 5 की लाइन कैसी बनती है, x के पैरेलल या y के। हम्म, यही है ना। y हमेशा 5 है, इस लाइन से ऊपर जाओगे तो y 5 से बड़ा, इस लाइन से नीचे आओगे तो y 5 से छोटा। यही लाइन है जो y हमेशा 5 है इस पे। देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू 5 ये बना लिया। अब इसका डोमेन रेंज किसी ने पूछ दिया, डोमेन क्या होगा। तो बताओ, x पे कोई भी वर्टिकल लाइन खींच दोगे वो लाइन को कट करेगी, बिल्कुल करेगी, है कि नहीं। बोलो भाई। यस सर। x पे कोई भी वर्टिकल लाइन खींच दोगे वो इस लाइन को तो कट करेगी ना। तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, या फिर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रियल नंबर का मतलब ही है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और रेंज का मतलब क्या, रेंज के लिए कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे तो वो पास करेगी इस लाइन से, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब एक्स के पैरेलल। कोई भी लाइन रैंडम खींच दोगे तो क्या वो इस लाइन को कट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो कहने का मतलब इसमें एक ही लाइन है जो इस लाइन को कट करेगी, और वो लाइन खुद है। अगर एक्स के पैरेलल भी खींचनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स के पैरेलल, तो एक्स के पैरेलल भी खींचनी है और इस लाइन को कट करने वाली भी खींचनी है। पॉसिबल ही नहीं है इस लाइन के अलावा, खुद के अलावा। तो इसका रेंज क्या हो गया, 5 ओनली। रेंज भी एक फंक्शन है, एक सेट है, तो 5। ओके। थर्ड, मॉड्यूलस फंक्शन, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासेस के लिए भी। देखो, मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। ये ऐसे डंडा खींचते हैं दोनों साइड से, तो इस डंडे के अंदर हम एक्स लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसी होती है, पहली चीज, मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो पीस वाइज फंक्शन होता है। पीस वाइज, पीस वाइज मतलब पार्ट में, टुकड़ों में। तो कुछ पार्ट के लिए इसकी डेफिनेशन कुछ होती है और बाकी पार्ट के लिए इसकी डेफिनेशन चेंज होती है। ठीक, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। जैसे मॉड एक्स जो है वो प्लस रहता है, प्लस एक्स होता है कब, जब हम इस पीस पे रहते हैं। इस पीस पे, कौन सी पीस पे, पॉजिटिव रियल नंबर पे। और ये माइनस एक्स हो जाता है जब हम नेगेटिव पीस पे जाते हैं। नेगेटिव रियल नंबर्स की बात करें तो माइनस एक्स हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा मॉड एक्स का फंक्शन का वो डेफिनेशन है। ये पीस वाइज फंक्शन है क्योंकि पार्ट में बात होता है। आधे पार्ट के लिए ये डेफिनेशन, आधे पार्ट के लिए ये डेफिनेशन। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखो। तो हमें y इक्वल टू एक्स, हाँ सर ये दोबारा बता दूंगा सर। देखो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का दो मतलब होता है, तुमने ये पढ़ा है ना। जैसे 5 निकालें अगर मॉड 5 तो कितना आता है, 5 आता है। कभी ये सोचा है -5 भी +5 कैसे आ जाता है। इसके दो चीजें हैं। देखो, इसमें क्या होता है, मॉड के अंदर जो नंबर है,
क्या वो इस रेंज में है? हाँ है। तो यहाँ पे x एज इट इज बाहर आ जाता है 5। लेकिन जैसे ही x इस रेंज में पहुंचता है तो हमें क्या करना पड़ता है? देखो x हमारा -5 है, कौन से रेंज में चला गया है? इस वाले रेंज में चला गया है। तो हमें क्या करना है? माइनस ऑफ x लिखना है। ये हो जाता है +5। समझे बात को? यस सर। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों पार्ट्स डिस्कस करने हैं। x जब पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स है। ये fx इक्वल टू क्या है? y ही तो है। तो x अगर पॉजिटिव है तो हमें क्या डिस्कस करना है? y इक्वल टू एक्स बनाना है। x अगर पॉजिटिव है या 0 है तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉजिटिव x के लिए। ठीक, देखो जल्दी से। तो ये ओरिजिन है। x अगर पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव x एक्सिस पे कैसा ग्राफ बन रहा है? y इक्वल टू एक्स की लाइन तो ऐसी होगी। और x जब नेगेटिव है मतलब नेगेटिव x के लिए क्या हो रहा है? y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। देखो इस लाइन को अगर इस फॉर्म पे लिखोगे, ग्राफ जल्दी से कैसे बना रहे वो बता रहा हूं। तो इसको अगर इस फॉर्म पे लिखोगे तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 0। c क्या होता है? इसका इंटरसेप्ट। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, तो c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट 0 होगा पहली बात। और m की वैल्यू क्या है? -1। m होता है स्लोप tan 30 मतलब tan थीटा। तो यहां से थीटा आ गया 135 डिग्री। तो एक ऐसी लाइन जिसका x एक्सिस के साथ एंगल 135 हो और उसका इंटरसेप्ट हो 0 और वो ओरिजिन से पास कर रही है, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब इंटरसेप्ट 0 है। तो ये वाली लाइन x के साथ 135 डिग्री पे इंक्लाइंड कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया -x, थोड़ा टेढ़ा बन गया। ये लाइन कौन सी हो गई? y इक्वल टू -x, ये वाली हो गई। ठीक, तो ये जो पार्ट है वो y इक्वल टू एक्स है जब पॉजिटिव x था, और ये वाला कौन सा है? y इक्वल टू -x। इन दोनों को मिला दिया तो हमने वी शेप कर्व मिलता है। वी शेप कर्व, ये क्या हो गया? y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ये समझ आया? y इक्वल टू मॉड x क्लियर हुआ? यस सर। एरो लगाते रहना, ठीक है। अब देखो इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। डोमेन क्या होगा इसका? तो x पे कोई लिमिटेशन है? x पे -∞ से +∞ कोई लिमिटेशन है? नहीं है। डोमेन कोई भी रियल नंबर। रेंज बताओ, रेंज क्या होगा बताओ? सर पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर, बहुत बढ़िया। रेंज जो होगा वो 0 से लेके +∞, 0 इंक्लूडेड और ये एक्सक्लूडेड। ओरिजिन हमेशा, सॉरी, इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड है। ठीक, तो ये हो गया इसका रेंज। अच्छा, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं करा दूं, मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका ग्राफ बनाना है फटाफट, ठीक है। यहां तक की बात दिमाग में रखना। तुम्हें इसका फटाफट ग्राफ बनाना है। पहला क्वेश्चन, ए पार्ट, fx इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 2, इसका ग्राफ बनाना है फटाफट। कैसे बनाओगे देखो, मैं एक बता देता हूं फिर बनाना। x माइनस 2 क्या करो, इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करो। टर्निंग पॉइंट मतलब ग्राफ जहां से टर्न होता है। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं देखोगे। टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो मॉड के अंदर है उसको 0 के इक्वल रखो। x माइनस 2 है, फटाफट बन जाएगा ग्राफ, बिना कॉपी पेन चलाए एक बार में बन जाएगा। टर्निंग पॉइंट निकाल लो पहले। क्या हो गया? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 इसका टर्निंग पॉइंट है, बस इतना ही चाहिए हमको। तो x इक्वल टू 2 यहां पे है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। समझ आ रही है बात? तो ग्राफ ऐसे बनाते हैं फटाफट यस सर। मॉडुलस फंक्शन का। ये वाला जरा करो, fx इक्वल टू x प्लस 1, इसको निकालो जरा। तो अब तक ग्राफ बन गया होगा। -1 से ये टर्न हो रहा है तो इस तरीके से बनेगा। एक और, fx इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका ग्राफ बनाओ जरा मॉड के अंदर। इसका भी बन गया होगा। टर्निंग पॉइंट कहां पे है? -5/3। -5/3 मतलब -1 -2 के बीच में है ना। तो वो जरूरी नहीं है -1 -2 दिखाना, ये भी ऐसा ही बनेगा।
और बेटर रहेगा बस यहाँ पे -5/3 लिख देना। यहाँ पे क्या लिख देना, -1 लिख देना। यहाँ पे क्या लिख देना, 2 लिख देना, जैसे यहाँ पे ओरिजिन लिखे थे। तो ये सारा कॉपी करो जल्दी। अब देखो नेक्स्ट, थर्ड टाइप, नहीं थर्ड नहीं, थर्ड मॉडुलस था, फोर्थ सिग्नम फंक्शन। इसको ऐसे लिखते हैं SGN(x), fx इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन, ये भी पीस वाइज फंक्शन है। ये होता है +1 जब x पॉजिटिव हो, +1 होता है जब x पॉजिटिव हो, ये 0 होता है व्हेन x 0, और ये -1 होता है जब x लेस देन 0 होता है। कैसे बनाते हैं इसको देखो, बहुत ही आसान है इसका ग्राफ बनाना। पीसवाइज फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। x जब पॉजिटिव हो, x क्या हो जब पॉजिटिव हो, तो वैल्यू होती है 1। अच्छा, पहली बात ये देखो, ये ऐसे नहीं लिखा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि x 0 हो सकता है, मतलब x अगर 0 है तभी भी 1 है, तब भी 1 है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, 0 से बड़े नंबर पे y की वैल्यू 1 है। ठीक, तो 0 से बड़ा नंबर ये पूरा पॉजिटिव x एक्सिस, वहां पे y की वैल्यू 1 है, इस तरीके से 1 है ऐसे। ठीक, ये 1 है। 0 पे वैल्यू 0 है, कहने का मतलब x अगर 0 है तो y 1 नहीं है, वहां पे हॉलो सर्कल आएगा, वहां पे ऐसे हॉलो पार्ट बनेगा। ठीक, जब x 0 है तो उस टाइम पे y 0 है, मतलब यहाँ पे हॉलो नहीं रहेगा, यहाँ पे डार्क सर्कल रहेगा। ठीक है, 0 पे 0 है। जब x 0 से छोटा है तो -1 है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव x एक्सिस, तो -1 ऐसे। और ये वाला पॉइंट फिर से हॉलो, ये वाला पॉइंट फिर से हॉलो। ठीक, तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया। ग्राफ समझ आया, यहाँ पे हॉलो सर्कल क्यों आ रहे हैं, हॉलो या नोड, इसको होल बोलते हैं एक्चुअली, इसको होल बोलते हैं, नोड बोलते हैं, होल या नोड बोलते हैं। अब देखो इसका डोमेन और रेंज। डोमेन में क्या होगा, x की सारी वैल्यूज, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऑल रियल नंबर्स। और रेंज फंक्शन, कोई बताएगा इसका रेंज क्या होगा? Sir, -1 to 1 included both. -1 to 1 इंक्लूडेड बोथ, -1 to 1 ऐसा। Yes, sir. ओके, y इक्वल टू 0.5 पे जरा देखना ये रेंज का पार्ट है कि नहीं। y इक्वल टू 0.5 पे जरा एक लाइन ड्रॉ करना वर्टिकल, वो ग्राफ को कट करेगा कभी भी? हाँ मनज, अरे हाँ, समझ गया। तो बताओ, करेक्ट करो। सर रियल नंबर -1 सेट ऑफ -1 0 and 1. देखो रियल नंबर माइनस, अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, सेट सिर्फ सेट बना दो -1 0 और 1 का। ये ना, हाँ ये सही है, ये सही है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है, इन दोनों का मतलब कुछ और है, इन दोनों का मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है, या इसका भी, ये दोनों एक तरीके से सेम है, बस इन दोनों में डिफरेंट। देखो तीनों ब्रैकेट हमने पढ़ा था बचपन में कि पहले छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ये कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रेसेस, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट। अभी के लिए ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर ऐसे लिखा हो x एलिमेंट है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच के सारे नंबर हो सकती है, बस -1 + 1 नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग -1 + 1 बोथ। और इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे लिख दिया किसी ने,
इसका मतलब है x दो ही वैल्यू हो सकता है, क्या क्या, -1 एंड +1, बस उनके बीच की वैल्यू नहीं ले सकता है। तो कहां पे ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस, और कहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है या छोटा वाला ब्रैकेट है, इसमें एकदम डिफरेंस क्लियर रखना, ठीक है। तो यहां पे हम इस तरीके से रेंज डिफाइन नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 नंबर्स इसके रेंज हो सकते हैं। तो रेंज जो है वो सेट है, क्या क्या उसमें एलिमेंट है, तो -1, 0 एंड 1, बस। ये समझ आया। यस। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको GIF भी बोलते हैं। स्माइली सेंड करते हो वहां पे ऑप्शन आता है ना GIF का, वो कुछ और होता है। यहां देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पीस वाइज फंक्शन है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है वो समझो पहले। किसी ने पूछ दिया 2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, आंसर कितना होगा, 2। 2.3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है ना। अब किसी ने घुमा के पूछ दिया 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, क्या बताओगे, आंसर क्या बोलोगे, 0. 0। ओके, थोड़ा सा और ट्विस्ट, -3.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, सर -2। -2। यस सर। और कोई, -2 गलत है, -2 नहीं है। और -3. -3 भी गलत है। सर -4। हाँ, ये सब नहीं हुआ तो -4 ही, चलो ये सब मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, कैसे निकालते हैं, देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलता हूँ, कभी फेल नहीं करेगा। ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर क्या है, -1, ये है -2, ये है -3। क्या है, मैं तुमसे किसी भी नंबर का पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मान लो मैं तुम्हें इंटीजर का पूछ लूं 2 का, तब तो 2 ही बोलोगे। 2 में मैक्सिमम इंटीजर क्या है, 2 है। तो अगर मैं तुमसे इंटीजर का पूछूं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर्स का पूछूं तो क्या करना है, तुम्हारे माइंड में क्या चलना चाहिए, मैं जिस भी नंबर का पूछूं तुम्हें उसके लेफ्ट साइड का इंटीजर बताना है, बात खत्म करनी है वहीं पे। मैं कोई भी नंबर पूछ लूं, यहां पे पूछ दूं 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके लेफ्ट साइड कौन सा इंटीजर है, खत्म बात। यहां का पूछ लूं, यहां पे क्या है वैसे, -1.5 के जैसा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ दो, इसके लेफ्ट साइड क्या है, -2, खत्म बात। क्या मेरी बात क्लियर है। यस सर। तो यहाँ -3.2 था, उसके बगल में क्या था, -4 था ना, तो -3.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब किस इंटीजर को पार करते हुए आ रहा है, ये -4 को पार करके जस्ट पहुंचा है -3.2 पे। 1.6 कौन से इंटीजर को पार करते हुए यहां तक पहुंचा है, 1 को पार करके पहुंचा है, 1 के बाद है वो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे पास 3 रुपीज 57 पैसे हैं, 3 रुपीज 57 पैसे हैं, तुम क्या मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर ऑफ रुपीज किसी को डोनेट कर सकते हो, 3 रुपए, है कि नहीं। तो वही बात है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये नोट करना चाहिए तुमको, रुक जाओ मैं तुम्हें अब इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं, इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है वो यहां देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन कैसे बनती है, थोड़ा सा इसका लंबा डेफिनेशन बनाएंगे। देखो ये कैसे बनता है, तो अगर इसी को देखो ना, इसी को देखो, 0 से 1 के बीच में अगर x है, 0 से 1 के बीच में अगर x है, मतलब x अगर 0 हो जाए, 0 हो जाए तो क्या होगा, 0 होगा। 0.1 पे कितना होगा, 0 ही होगा। 0.9 पे कितना होगा,
0 ही होगा, और 1 पे कितना हो जाएगा, तो 1 पे 1 हो जाएगा। मतलब 0 इंक्लूडेड, 0 से लेकर 0.9, या ऐसे बोले 0 से लेकर 1 तक, जहां पे 0 इंक्लूडेड है, तो 0 से बड़ा जहां पे 0 हो सकता है, और 1 से छोटा 1 एक्सक्लूडेड। इस पे वैल्यू क्या मिल रही है, अगर इसको मैं डाल दूं इसके अंदर, तो वैल्यू मिल रही है 0। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा कोई भी नंबर, 1 से छोटा 1 एक्सक्लूडेड। देख लो यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है, रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो पहली डेफिनेशन, ये 0 होगा कब, जब 0 से बड़ा हो x और 1 से छोटा हो, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। ये पहला पीस बना। आगे की पीस पे बात करते हैं। अब देखो यहां से शुरू करो 1 से, तो 1 अगर मैं पूछ दूं, 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, 1.3 पूछ दूं, 1.7 पूछ दूं तो 1, 1.99 पूछ दूं तो भी 1, और जैसे ही 2 पूछ दूं तो स्विच 2 हो जाता है, स्विच कर जाएगा वैल्यू। तो 1 यहां पे इंक्लूडेड है, ये x की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है और y की वैल्यू RHS में लिखी है। तो ये सारी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक 1 मिलता है। 1 मिलता है वैल्यू कब, जब 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ा हो 2 से जस्ट पहले तक। इसी तरीके से अगला भी बना सकते हैं। 2 मिलेगा अगर ये 2 से इक्वल हो या 2 से बड़ा हो, और 3 तक। इसके पहले का भी बना सकते हैं। -1 मिलेगा, कैसे मिलेगा -1, तो -1 से लेकर 0 तक। तो इस तरीके से कुछ एक पीस बना लेते हैं हम लोग, ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी इससे। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ में इसका इधर बनाता हूं ऊपर, थोड़ा जगह की कमी है, देखते रहो ग्राफ कैसे बनता है, देखते रहो। देखो 0 इंक्लूडेड है, 0 से लेकर 1 तक, 1 एक्सक्लूडेड है। तो ये हुआ पूरा 0 से लेकर 1 तक, वैल्यू क्या है 0। तो अगर y इक्वल टू 0 का ग्राफ तुम्हें बनाना है तो कौन सी लाइन होगी, एक्स एक्सिस ओनली। मतलब 0 से लेकर 1 तक ये एक्स एक्सिस रहेगा पूरा, 0 इंक्लूडेड और 1 एक्सक्लूडेड, यहां 1 पे होल बन जाएगा। ठीक, आगे चलो। अब इस रेंज की बात करो, x अगर 1 से 2 के बीच में है, देखो 1 पे क्या है ना, वैल्यू 0 नहीं है, 1 पे वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि ये जो 1 लिखा है उसमें x इक्वल टू 1 अलाउड है, यहां पे x इक्वल टू 1 अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने इस वाले 1 पे क्या बनाया, होल बनाया है। अब जैसे ही x 1 हुआ, वैल्यू जंप करके कूद के 1 पे पहुंच गई है, y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो जैसे ही x 1 है, y की वैल्यू 0 छोड़ के ऊपर पहुंच जाती है 1 पे। तो यहीं से लेके यहां तक, और ये कैसे कब तक चलता है, 2 तक। 2 पे फिर हमको होल मिलता है, क्योंकि वैल्यू 2 पे 2 नहीं है। देखो अगर x हम 2 लेंगे तो वैल्यू 2 नहीं है, यहां पे देखो सॉरी वैल्यू 1 नहीं है, x अगर 2 कर दें तो वैल्यू 2 हो जाती है। तो ये 1 था, ये वाला x इक्वल टू 2 था, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 1 को छोड़ के, ये 1 था, ये 2 है, वैल्यू 2 के पास पहुंच जाती है। और इस तरीके से 3 तक चलेगा, 3 तक चलेगा, ये 3 है, ये भी है। इसके पहले क्या हो रहा होगा, इसके पहले देखो -1 होगी वैल्यू, -1 से 0 तक, 0 एक्सक्लूडेड। तो यहां पे एक्सक्लूडेड, ये हॉलो कर देते हैं पहले, ये हॉलो हो गया। और -1 से ऐसे, फिर यहां पे हॉलो, फिर ऐसे, एक तो आइडिया मिल जाता है इस तरीके से। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब इसका ग्राफ जरा देखो, सीढ़ी की तरह दिख रहा है, सीढ़ी दिख रही है। इसके ग्राफ को बोलते हैं स्टेयर केस ग्राफ, स्टेयर केस ग्राफ है, सीढ़ी के जैसी है। ठीक, तो जीआईएफ का ग्राफ कैसा बनता है, स्टेयर केस। मैं जीआईएफ को अलग कर देता हूं, राइट साइड का पूरा जीआईएफ है। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं बहुत सारे, साइन कॉस टैन, इन सब के लिए ना मैं तुम्हें एक वेबसाइट पे ले चलूंगा, डेस्मॉस उसका नाम है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बहुत देखा है, डोमेन रेंज तो करना ही है हमको, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कम से कम टाइम में क्या क्या करवा दो तुमको, क्योंकि अभी देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 ये हैं, लॉग है, e⁻x है, बहुत सारे हैं। तो कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले डोमेन रेंज निकालने पे, जिसपे हमको
एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। डोमेन को जल्दी से समझ लो, रिकॉल कर लो, हमने वैसे देख लिया था डोमेन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन है द डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। ये जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होता है? डोमेन इज, इस फंक्शन एफ एक्स का डोमेन इज द सेट ऑफ all those real numbers for which fx is meaningful। fx का मीनिंग निकलता हूं, for which fx is meaningful या exist, इसी को exist भी बोल देते हैं। मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए fx जो है वो मीनिंगफुल हो, उसका मीनिंग निकले कुछ, उसको बोलते हैं डोमेन। जैसे एग्जांपल x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, इसका डोमेन निकालना है, ठीक। इसका डोमेन निकालना है। तो अगर डोमेन कोई पूछे तो कहने का मतलब x की कौन सी वैल्यू मैं इसमें डाल सकता हूं, कौन सी वैल्यू नहीं डाल सकता हूं। तो हर किसी को देख के लगेगा कि x हम 3 पुट नहीं कर सकते। x जैसे ही 3 पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो इस वाले में fx में सिर्फ हम f ऑफ 3 मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 3 पे नहीं निकाल सकते। 3 के अलावा कोई भी वैल्यू रख दो, हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो डोमेन होगा वो कैसे लिखेंगे? सारे रियल नंबर में से 3 माइनस, सारे रियल नंबर में से 3 माइनस, ठीक। इस तरीके से डोमेन निकाला जाता है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जरा इनके डोमेन्स निकालो। इन सबके डोमेन्स निकालो, फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके। एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे, जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं बिल्कुल वैसे ही। जरा इन 7 के निकालो, डोमेन निकालो एक एक करके, फिर डिस्कस करेंगे सबको। यस सर। देखो इसमें क्या है, दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं ये सब, लेकिन यही सब क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस टाइप के 7th टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, पहली चीज। पहली क्या, एक ही चीज है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो इसमें x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -2। कैसे लिखोगे? डोमेन जो है वो रियल नंबर में से एक वैल्यू बस माइनस करनी है, ठीक। अच्छा, डोमेन पे इतना हम फोकस क्यों कर रहे हैं? जब रेंज निकालेंगे ना तो तुम्हें डोमेन का बहुत बड़ा हाथ दिखेगा उसमें। मतलब जब हम रेंज निकालेंगे ना तो डोमेन निकालना ही हमको आना चाहिए, तो हम रेंज भी निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। इसीलिए डोमेन पे स्पेशल फोकस करो कि डोमेन निकालने आ गया तो 99% हमको डोमेन रेंज दोनों निकालने आ गया। देखोगे अब इस फंक्शन को देखो, तो न्यूमरेटर को तो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर बस 0 नहीं होना चाहिए, वो हमको चेक करना है, ठीक। तो डिनोमिनेटर को जरा फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये बहुत इजीली x-1 x-2 हो जाता है। तो x-1 x-2 मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2 नहीं होनी चाहिए। यही दोनों बस प्रॉब्लम करेंगे, बाकी हर जगह डोमेन मिल जाएगा। तो डोमेन कैसे लिखोगे मैं पूछता हूं, ठीक है। रियल नंबर -1, 2 ऐसे लिखना चाहिए या ऐसे लिखना चाहिए? कौन सा सही है इसमें से? सेकंड वाला। सेकंड वाला सही है। ऊपर वाला का क्या मतलब है?
सर 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर। हाँ, 1 और 2 तो हैं ही, बीच के भी सारे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, ये तरीका सही है कि रियल नंबर में से सिर्फ 1 और 2 दोनों माइनस करने हैं। अगर ये भी पसंद ना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो क्या क्या नहीं है वो समझ लो। 1 और 2 नहीं है, ठीक। तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक का सारा नंबर यूनियन, अच्छा 1 एक्सक्लूडेड है। फिर 1 से लेके 2 तक का सारा नंबर यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक, ये भी हो सकता है। ये इंटरवल फॉर्म में लिख दिया हमने। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। हर एक अपने अपने फंक्शंस की अपनी अपनी पहचान होती है। डिनोमिनेटर में जाए तो जीरो चेक करना होता है, अगर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 2 जो रूट के अंदर है वो पॉजिटिव या जीरो, मतलब इक्वल टू और मोर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 से बड़ी या 2 के इक्वल भी। तो डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन जो होगा वो क्या लिखेंगे, 2 से लेके इंफिनिटी। चेक करो एक बार, ठीक है ना। 2 इक्वल हो सकता है इंफिनिटी, ये है डोमेन। सेकंड पार्ट देखो, मतलब फिफ्थ पार्ट देखो, किसी में मेरा गलत हो जाए या कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक। अब यहां देखो, यहां पे दो चीजें हैं। पहला तो डिनोमिनेटर में है तो x माइनस 2 जीरो नहीं होना चाहिए, और केवल रूट अगर होता तो हम कैसे लिखते हैं, x माइनस 2 बड़ा या पॉजिटिव, मतलब 2 से बड़ा या आई मीन 0 से बड़ा या पॉजिटिव। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां पे हमको इन दोनों को यूज करना है, तो दोनों में से जो कॉमन पार्ट है हम सिर्फ वही लेंगे। क्या लेंगे कॉमन पार्ट, x माइनस 2 मोर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। तो x माइनस 2 मोर देन 0 मतलब x मोर देन 2। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन भी वही होगा 2 से इंफिनिटी, लेकिन अब ऐसे लिखेंगे। यहां पे 2 के साथ कैसा साइन था, यहां पे 2 के साथ कैसा साइन है वो देख लो। ये है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, नीचे वाला है ओपन इंटरवल। यहां पे 2 एक्सक्लूडेड, वहां पे 2 इंक्लूडेड। सिक्स्थ पार्ट, यहां पे क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा या 0 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक। अब ये देखो क्वाड्रेटिक है, मैं तुम्हें यहाँ पे एक नई चीज सिखाता हूं। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर लेस देन की साइड जाएगा, है ना, ये होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कुछ रास्ते हैं। देखो मैं तुम्हें दो रूल्स बताता हूं, दो नहीं एक्चुअली चार हैं ये। इनइक्वालिटी में भी कई बार बता चुका हूं मैं। इसे मान लो एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो, एक्स स्क्वायर लेस देन 4 हो तो कैसे बनता है देखो, बस बात को समझोगे। इसका रूट निकालो पहले। एक्स क्या क्या होगा, प्लस माइनस 2, तो यहां बना लो माइनस 2, यहां बना लो प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए, तो कौन सा नंबर इसमें हम ले सकते हैं, इसमें कौन सा नंबर ले सकते हैं, माइनस 2 प्लस 2 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हॉलो बन जाएगा। और बीच के सारे नंबर्स ले सकते हैं, मतलब बीच में कोई भी नंबर रख के देख लो, 1 रख के देख लो, 1 का स्क्वायर 4 से छोटा है, हाँ है। तो कहने का मतलब माइनस 2 से प्लस 2 के बीच के सारे नंबर लेने हैं हमको, ठीक है। माइनस 2 से प्लस 2 के बीच के सारे नंबर्स लेने हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसका जो आंसर होगा वो होगा -2x2, या तो ऐसे लिख लो या फिर माइनस इंफिनिटी, सॉरी, या तो ऐसे लिख लो इंटरवल के फॉर्म में, x इज एन एलिमेंट -2 से 2। तो इसका मतलब ये होता है। बी पार्ट देखो, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 हो तो यही चीज कैसे हो जाएगी, -2x प्लस 2, या इंटरवल के फॉर्म पे लिखना है तो x इज एन एलिमेंट ऑफ -2 से +2। आई होप इन सारे वर्ड्स का, सारे सिंबल्स का मतलब पता है। सी पार्ट, अब देखो अगर मोर देन हो, एक्स स्क्वायर मोर देन 4 हो तो क्या करना चाहिए, इसको देखो। इसका भी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, -2 और +2। अब एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, -2 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, जैसे -3। तो -3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कहने का मतलब ये सारी वैल्यूज चलेंगी, यहाँ पे बस हॉलो होगा, यहाँ पे भी हॉलो। और 2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 4 5 6 सबका स्क्वायर करो, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे x या तो छोटा हो -2 से एंड
x बड़ा हो +2 से। अगर इंटरवल फॉर्म पे लिखना है तो x एलिमेंट है किसका किसका, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और डी पार्ट x² मोर देन इक्वल टू 4 हो तो इसी में बस ऐसे लिख लेते हैं, -2 के इक्वल या छोटा और 2 से इक्वल या बड़ा। इंटरवल फॉर्म में x इज एन एलिमेंट ऑफ किसका किसका, स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी इंफिनिटी की तरफ हमेशा ओपन, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये चार बातें हमको हमेशा याद रखनी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। फिर x की वैल्यू क्या होगी, इसका -2x + 2। हमें क्या निकालना था, डोमेन निकालना था। लिख देते हैं डोमेन फंक्शन। डोमेन फंक्शन यही होगा हमारा जो हमने लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, यही होगा -2 से लेकर +2 तक, यही हमारा डोमेन होगा। कोई भी किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो जल्दी से कर लो, एटलीस्ट ये राइट साइड वाले ABCD तो लिख लो। अच्छा, एक और चीज देखो, क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ और बातें समझ लो। कई बार ये सब एग्जाम में हमको यूज करनी पड़ जाती है। जैसे मान लो यही चीज है, अभी जो क्वेश्चन लिखा था ना हमने, एक क्वाड्रेटिक लिखा था थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन में, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक था, 1 और 2 उसके रूट्स थे। देखो जरा, मान लो तुम्हें ऐसा काम करना है, x² - 3x + 2, ये ऐसा है पहली चीज, ये ऐसा है थर्ड, x² - 3x + 2 कुछ इस तरह से है, और फोर्थ पार्ट x² - 3x + 2 ऐसे है। देखो यहां तो सिंपल x² 4 कांस्टेंट था, बट यहाँ पे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कैसे हम हैंडल करेंगे ऐसे सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली इतनी जल्दी? एक तो मेथड ये है कि इनइक्वालिटी पे जाओ और इसको सॉल्व करो प्रॉपरली। मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी कैसे कर लेते हैं वो बता देता हूं। देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका a पॉजिटिव है, a को लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू रूट्स के बीच में, रूट्स मतलब जो भी उसके रूट्स हैं, जैसे इसके रूट्स क्या क्या हैं, x = 1 और x = 2, ये आया था ना अल्फा बीटा। तो रूट्स के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका ध्यान रखना। देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो x = 1 x = 2 इसके रूट्स होंगे, मतलब y 0 होगा कब, जब x 1 होगा, y 0 होगा कब, जब x 2 होगा, और y 2 ही बार 0 होगा क्योंकि डिग्री कितनी है, 2 है। इसके 2 जीरोस होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे, इसके डिग्री के इक्वल सॉल्यूशन होते हैं। तो x जब 1 होगा तब y 0 होगा, x जब 2 होगा तब y 0 होगा। ठीक, तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। अब हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म पे हो, ax² + bx + c = 0, और इसमें अगर a पॉजिटिव हो तो ये ऊपर की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला होता है, और अगर a नेगेटिव हो तो ये नीचे की तरफ ओपन होता है। तुमने ये पढ़ा है ना, y = x², कैसा बनता है, ऊपर बनता है। x² का कोएफिशिएंट 1 था, पॉजिटिव है वो, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इन चारों का ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो ग्राफ अगर ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है और ये दोनों रूट्स हैं उसके, तो रूट्स हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब इसमें से मैंने बोल दिया a पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू होती है, यानी y की जो वैल्यू होती है, रूट्स के बीच में क्या होती है, देख लो, नेगेटिव होती है।
ये वाली वैल्यू क्या है 1 है, ये वाली वैल्यू क्या है 2 है। 1 से 2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू रख लो, ये वाला हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के निकाल लो, नेगेटिव आएगा। रख के देखो 1.5 पे करो तो 1.5 स्क्वायर 3 इंटू 1.5 प्लस 2 कितना हो गया 2.25 माइनस 4.5 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4.25 माइनस 2.5 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो रूट्स के बीच में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव रहता है अगर उसका a पॉजिटिव है तो। अब इसमें ये 4 पार्ट्स हमको अगर सॉल्व करने हैं तो देखो सीधा साइन कन्वेंशन हम बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनना। ऐसे क्वेश्चंस हम बस देख के टिक मार सकते हैं। सबसे पहले तुम रूट्स निकाल लो, क्या क्या रूट्स हैं 1 एंड 2। रूट्स के बीच में उसका साइन नेगेटिव होता है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कहने का मतलब अगर y में ऐसे ले लूं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो y जो होगा वो नेगेटिव होगा कब कब, 1 और 2 के बीच में। तो इधर नेगेटिव होगा, y 1 से पहले, ये माइनस इंफिनिटी है, इधर प्लस इंफिनिटी है। चेक कर लो, 1 से पहले का कोई भी x ले लो, देखो ग्राफ ऊपर है ना, इस x एक्सिस से ऊपर है, मतलब y पॉजिटिव है यहां से लेकर यहां तक। और 2 के बाद अगर कोई वैल्यू ले ले तो भी y पॉजिटिव है, क्योंकि जो लाइन है वो x एक्सिस के नीचे नहीं आ रही है, x के नीचे आएगी तभी y नेगेटिव होगा। जैसे इस वाले पार्ट में ग्राफ कहां आ गया था, x एक्सिस के नीचे आ गया था, तो y वहां पे नेगेटिव रहता है। x एक्सिस के बिलो y नेगेटिव होता है, x एक्सिस के अबव y पॉजिटिव होता है। तो अगर हम 1 से छोटी वैल्यू पे चले जाएं x को लेकर, तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर है। तो 1 से छोटी वैल्यू पे y पॉजिटिव है, और बाद वाली वैल्यू पे y पॉजिटिव है। बस इतना कर लेना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर, इसमें क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो, मतलब ये इक्वल टू वाला साइन ना हो, थर्ड और फोर्थ में इक्वल टू का भी साइन है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, नोड और होल वाला यूज करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर, सीधा आंसर, ये पॉजिटिव पूछ रहा है ना, कहां पे पॉजिटिव है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक और 2 से पॉजिटिव तक। तो क्या आंसर लिखेंगे, एक्स जो होगा, यहां पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम कैसे लिख रहे हैं वो देखो, माइनस इंफिनिटी से 1, दोनों ओपन इंटरवल यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, ये क्या बोल रहा है, लेस देन 0, तो x जो होगा वो एलिमेंट होगा 1 से लेकर 2 तक, दोनों ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। थर्ड पार्ट, ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, कहां कहां पॉजिटिव है, तो x एलिमेंट होगा, देखो ध्यान से, माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 क्लोज इंटरवल इंफिनिटी ओपन इंटरवल। फोर्थ पार्ट, इसमें बोल रहा है नेगेटिव कहां पे है, तो x जो होगा वो एलिमेंट होगा -1 से लेके 2, दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सब क्लियर हुआ? यस सर। कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट में -1 लिख दिया होगा, अच्छा ये +1 था, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन जिस पे हम लोग थे, डिस्कशन थोड़ा ज्यादा आगे चला गया था। ये ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तुमको यहाँ भी जरूरत पड़ेगी और इनइक्वालिटी में भी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इन सबको अच्छे से संभाल के रखना, सब यूज होते हैं कहीं ना कहीं। सेवेंथ पार्ट देखो, डोमेन का जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, सेवेंथ पार्ट में 2 फंक्शंस हैं, उन दोनों का सम है। तुम क्या करेंगे, जब भी ऐसा सिचुएशन मिले जहां पे एक सिंगल फंक्शन ना हो, या सिंगल फंक्शन हो वो 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट या सम या डिवीजन या डिफरेंस हो। देखो सेवेंथ क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस का डोमेन निकाल लेंगे, और उसमें जो कॉमन पार्ट है, जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, वो पार्ट हम ले लेंगे। जैसे पहला वाला क्या कहता है, पहला वाला ये कहता है कि 4 - x 0 से बड़ा हो या पॉजिटिव हो, और दूसरा वाला कहता है 2 चीजें, एक तो x² - 1 0 ना हो, और x² - 1 पॉजिटिव हो। तो इन दोनों को मिला दें तो क्या बोलेंगे, x² - 1 पॉजिटिव हो। ओके, सॉल्व करें दोनों को, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, x 0 के साइड जाएगा तो लेस देन की तरफ बनेगा, तो लेस देन इक्वल टू 4 ये कह रहा है,
और ये तो अभी अभी सॉल्व किया हमने, इसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर मोर देन 1 बोलते हैं। तो बताओ जरा एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा कब कब होगा, कब कब होगा, जब एक्स 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा। अभी लिखा भी है यहाँ पे कहीं, ये देखो सी पार्ट, देखो सी पार्ट की तरह है ना, ये 4 की जगह 1 रख लो, तो या तो -1 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा। तो अब इन सब में कॉमन पार्ट क्या है वो देखेंगे। कॉमन पार्ट अगर तुम्हें ऐसे ही देख के मालूम चल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे, तुरंत मालूम चल जाएगा। तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले मार्क करो, ये -1 है, एक और है 1 और एक और है 4, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है x जो है वो 4 से छोटा है, तो इसको अगर हम रेड कलर से मार्क करें, 4 से छोटा 4 इंक्लूडेड, तो 4 को लेता हुआ ये सब। ये वाला क्या कह रहा है, ग्रीन कलर से मार्क करें अगर 1 से बड़ा, तो एक तो ये पार्ट हो गया, और ये -1 से छोटा, तो ये पार्ट हो गया। अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो दोनों दिख रहा है, जहां पे दोनों कलर से पेंटिंग हुई है, -∞ से -1 और 1 से 4। अब कौन सा इंक्लूडेड कौन सा एक्सक्लूडेड, तो वो इन साइंस को देखकर हम लिखेंगे, जहां पे मैंने ग्रीन से टिक बनाया उन साइंस को देखकर लिखेंगे कि कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा एक्सक्लूडेड है। देखो तो यहाँ पे जो डोमेन फंक्शन होगा उसमें कैसे लिखेंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ किसका किसका, देखो -∞ से -1 दोनों ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि -∞ तो ऑलवेज ओपन और यहाँ पे -1 ओपन इंटरवल था, यूनियन। अब 1 से 4, तो 1 ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 1 ओपन इंटरवल है, कॉमा 4 क्या है, क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ देखो तो 4 क्लोज्ड इंटरवल, ये हो गया डोमेन। इतना आया था, बोलो। अगर ये आंसर आया था तो सही था, जिसका नहीं आया जल्दी कॉपी करो विद इन 30 सेकेंड्स। रेंज में मैंने ये बोला था कि रेंज निकालना हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा अगर हम डोमेन अच्छे से निकालना जानते हैं तो। क्यों बोला था वो समझो। अब रेंज की बातें समझो। रेंज क्या होता है, रेंज है द सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ, इमेजेस मतलब y, ऐसे लिखो, द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ f ऑफ x की वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलता है, f ऑफ x की वैल्यू मिलती है। f ऑफ x क्या होता है, इमेज होता है। जैसे मान लो fx इक्वल टू y और ये है x स्क्वायर, तो इसमें से x से क्या मिलेगा, डोमेन फंक्शन मिलेगा, और fx या y दोनों इक्वल होते हैं वैसे, इससे क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। तो वही बात हो रही है, द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ x की वैल्यूज से हमको रेंज मिलेगा, और वो कैसे मिलता है, x की पर्टिकुलर वैल्यूज उसके इक्वेशन में डालने पे। द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ f ऑफ x फॉर ऑल x जो कि डोमेन के पार्ट है इज कॉल्ड द रेंज। बस इतनी छोटी सी बात। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और हम ये देखेंगे कि डोमेन निकालना ही हमको कैसे हेल्प करेगा रेंज निकालने में भी। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू √x - 2, क्या बोल रहा है, फाइंड। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें डोमेन रेंज दोनों निकालना है, डोमेन एंड रेंज। समझो, पहले डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो डोमेन में क्या क्या होना चाहिए, x - 2 ऐसा होना चाहिए, कहने का मतलब x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो डोमेन फंक्शन क्या हो गया, 2 से बड़ा, 2 इंक्लूडेड, तो ये हो गया डोमेन। अब रेंज में देखो, तो रेंज में मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करोगे, मैं एक वर्किंग रूल लिख देता हूँ, वो तुमको फॉलो करना है, 99.9% केसेस में ये फेल नहीं करेगा। इफ द फंक्शन इज गिवन as y equal to f of x and we have to find the range, इसका रेंज फाइंड करना है, then convert the given function in the form of x equal to fy, okay,
फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया था, तुम क्या करोगे, x इक्वल टू एफ वाई बना लोगे एंड फाइंड इट्स डोमेन। इसका डोमेन निकाल लो, वही हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का रेंज हो जाएगा। क्या है ये बात, सुनो। मान लिया y इक्वल टू एक्स है, ओके। तो x की जो वैल्यू मिलेगी, x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, डोमेन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे। फाइंड इट्स डोमेन। देखो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, मान लो हमारा एफ एक्स है 2x माइनस 3, तो इसको हमने y मान लिया पहले। अब x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, डोमेन होगा। x की जो वैल्यू होंगी वो डोमेन होंगी, और y जो आएगा वो रेंज होगा, ठीक। तो डोमेन तो हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं वही तो डोमेन होगा। और रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अभी ये कौन सा फॉर्म है, y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म है ना। अब यहां से तुम क्या करोगे, इसको y मान लिया पहले, और x की वैल्यू निकालो, कितना होगा x, y प्लस 3/2। अब ये जो फंक्शन है वो कैसा बन गया, एफ वाई में बन गया। तो इसमें देखो y की वैल्यू से हमको रेंज मिलनी थी, तो इस फंक्शन का अगर हम डोमेन निकाल लें तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, y की कौन कौन सी वैल्यू यहां पे डाली जा सकती है, कोई तो डोमेन होगा। तो इसमें जो y की वैल्यू होगी वो होगी डोमेन। लेकिन हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में y क्या था, रेंज था। क्या ये जादू समझ में आया, क्या हुआ, कैसे करना है। बोलो। समझ आया कि नहीं। यस सर। अच्छा, अगर कम आया तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे। देखो डोमेन तो निकाल लिया हमने, अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू अंडर रूट ऑफ इट है। यहां से x की वैल्यू फाइंड करो। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस टू। तो इसका हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो जो पॉसिबल है, यहां पे रखना y की वो वैल्यू जो जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू का भले ही डोमेन होगा, लेकिन हम y का मतलब क्या जानते हैं, रेंज। तो हम निकाल रहे हैं डोमेन, बट आंसर में वो रेंज काउंट होगा, क्योंकि हमने फंक्शन को इन्वर्स कर लिया है, इन्वर्ट कर दिया है, इनवर्स ऑफ फंक्शन निकाल लिया है। मैं इनवर्स वर्ड पे आना नहीं चाहता था, बट एनीवेज। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, y की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेंगे, और y हमारे लिए रेंज है, एकदम रट के बैठना। x जो है वो डोमेन है, और y जो है वो रेंज है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना। अब देखो पहली चीज, यहाँ पे y का डिग्री 1 था, तो y सबसे पहले पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो दिमाग में आ गया। इसके अकॉर्डिंग y डिनोमिनेटर में नहीं है, रूट के अंदर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, y हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होना चाहिए। तो इन दोनों रीजन्स को कॉमन कर लो, तो जो रेंज फंक्शन आना चाहिए, मतलब y की वो वैल्यूज जो इसमें डाली जा सकती हैं। ये कह रहा है 0 से बड़ा, और ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया रेंज। समझ आया, बोलो। यस सर। तो ये कभी कम समझ आया होगा, कोई बात नहीं, इसको कॉपी करो। एक क्वेश्चन और करते हैं डोमेन रेंज निकालने पे, देन आई होप सब क्लियर हो जाएगा कैसे निकाला जा रहा है। इसका भी डोमेन रेंज निकालना है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस एक्स। देखोगे ध्यान से, देखो पहले डोमेन निकालना बहुत सरल। डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, 5 माइनस एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो x लेस देन की साइड जा रहा है, मतलब x 5 से छोटा, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन कैसे लिखोगे, x लेस देन 5, कहने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 5 के बीच में, ये हो गया डोमेन। रेंज के लिए इसको y मान लो, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ। रेंज के लिए इसको y मान लो, 1 अपॉन अंडर रूट
5 माइनस एक्स। देखो y की डिग्री फिर से 1 है। मैं डिग्री 1 क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि y हमको ऐसा लेना है। क्यों ऐसा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? x मान लो √25 है और x स्क्वायर मान लो 25 है और यहां से हमने x निकाला है ऐसा। तो इसमें और इसमें फर्क है। हालांकि दोनों बिल्कुल सेम है बट इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x इक्वल टू +5 ओनली, और इस वाले x का मतलब +-5। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 2 था, हमने उसको डिग्री 1 किया है और ये शुरू से डिग्री 1 था। तो डिग्री 1 है तो एक ही रूट होगा, इसका लीनियर इक्वेशन है वो, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए इसके 2 रूट्स आएंगे, इसका एक ही रूट आएगा। तो x गलती से भी यहाँ पे -5 मत लिख देना, वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि y पॉजिटिव लेना है। एक्चुअल वैल्यू हमको नहीं पता कि 5 है कि 6 है कि 8 है, जो भी आएगा 0 से बड़ा लेंगे बस, ये हमने कंसीडर कर लिया पहली चीज। अब दूसरा, हमें x निकालना है y के टर्म्स में, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स। 5 माइनस एक्स को इधर ट्रांसपोज कर लिया, ये हो गया 1/y स्क्वायर। तो जैसे ही y नीचे पहुंचा, हमने ये लिख लिया डिसिप्लिन्ड वे में कि y 0 नहीं होता है। जैसे ही y नीचे पहुंचा तुरंत हम एक्टिव हो गए और हमने लिख दिया कि y 0 नहीं हो सकता है, ताकि आगे उसको हम यूज कर लें अगर जरूरत पड़ेगी तो। एनीवेज, अब देखो x की वैल्यू क्या होगी, इस x को इधर ले जाओ, 1/y स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये हो गया 5 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके 5y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो क्या क्या चीजें हमको मिली हैं? एक तो ये मिला है, एक ये मिला है, इन सबको हम कंसीडर करेंगे, इसको इसको, और यहां से क्या मिला? देखो y स्क्वायर नीचे 0 नहीं होगा वो तो बात कर ली है, ऊपर वाले में कोई रिस्ट्रिक्शन हमको दिख नहीं रहा है। 5y स्क्वायर माइनस 1 y की हर एक वैल्यू पे डिफाइंड है। तो बस अब लिखते हैं रेंज फंक्शन में क्या क्या हमको काउंटर करना है, क्या क्या हमको कंसीडर करना है। देखो, सिर्फ 5y स्क्वायर माइनस 1 होता तो -∞ से +∞ मार देते। अब इसमें से कुछ रीजन्स कटेंगे, क्या क्या कटेंगे? तो 0 कट जाएगा सबसे पहले, देखो ध्यान से, ये -∞, ये +∞। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा एक 0 ही है, एक ही रूट मिल रहा है इसका 0। अब देखो क्या क्या हम काटेंगे। 0 सबसे पहले काट लेंगे, 0 काट लेंगे क्योंकि ये मना कर रहा है 0 को। 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से छोटा सब काट लेंगे, ये नहीं हो सकता। तो क्या बचा? 0 को एक्सक्लूड करता हुआ इंफिनिटी तक सब, तो रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। ये बात क्लियर है कि नहीं, बोलो? Yes, sir. तो इस तरीके से हर एक चीजों को बहुत बारीकी से समझ समझ के कर करके तब हम रेंज निकालते हैं। रेंज भी डोमेन निकालने के जैसा ही है, बस हमको क्या करना है, फंक्शन का इनवर्स निकाल लेना है। ठीक, तो ये है, कॉपी कर लो।